जय भारत। बुलाइए श्री रतन देवासी। सभापति महोदय, बजट पे हमारे चर्चा में माननीय सदस्य सभी भी बोल रहे थे, हमारे वरिष्ठ सदस्य भी बोले और हमारे जो 5 सदस्य अभी बोले हैं, हमारे तो एक माननीय सदस्य बोले हैं। तो मुझे लगा कि कई बार ऐसा लगा कि बजट पे सुन रहा हूँ या राज्यपाल अभी भाषण पे सुन रहा हूँ, लग सकता है। और आप जो बोल रहे थे सभापति महोदय, ये जो बोल रहे थे आप बजट पर सुना दो साहब। जी 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 बिल्कुल, उसको मैं उसी पे पूरा आपका संरक्षण लेते हुए उसी पे मैं बोलूंगा। आप बोल नहीं सकता, हमारे ये भी वरिष्ठ संरक्षक है हमारे। सभापति महोदय, ये बात ठीक है कि जब बजट की चर्चा हो या राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा हो तो हम लोग राजनीतिक तौर पे या सदन में भी काफी हद तक पक्ष विपक्ष हाना में भटके अपनी बात कहते हैं। पर जिस तरीके से हमारे माननीय सदस्य, जो एक ही सदस्य अभी तक बोले हैं पिछले 2 घंटे में, उन्होंने एक बात पे तारीफ भी की और खुद ने मेज भी थपथपाई। हम सब लोग इस सदन में आए हैं क्योंकि बजट पूरे स्टेट का बना है। बजट स्टेट के विकास के लिए और गांव गरीब से लेकर शहर से लेकर इस राजस्थान को पूरे देश में प्रथम नंबर पे लाने के लिए बजट बनाया जाता है। मन से बजाई थी ना ताली इन्होंने, ये तो पूछा। और मेरे साथी जो माननीय सदस्य पड़ोस की मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आ रहे हैं, वो संघर्ष कर ही रहे हैं सर, उनको तो दोनों तरफ थपथपा रही है। एक बात में जरूर सर, एक बहुत पुराना शेर है मुजफ्फर वारसी का, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य यहां बोले 2-3 जने और जो बजट में पढ़ा गया उससे ताल्लुक रखता हुआ इसलिए मैं कहना चाहता हूं। औरों के ख्यालात की लेती है तलाशी, औरों की ख्यालात के लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांक के नहीं जाता। बताइए सर, आप हमको कह रहे हो, अरे आप तो मान लो कि हमने कुछ नहीं किया इसलिए हम यहां आके ना पक्ष में बैठ गए, मगर आपको किसने कहा करने के लिए? और आज जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, बहुत लंबे अरसे बाद, हमने बहुत लंबे अरसे तक इस हाउस में देखा है, काफी सीनियर सदस्य यहाँ है, हम भी पहले हाउस में सदस्य रहे हैं, हमने देखा है कि राज्य के मुख्यमंत्री सदन के नेता वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते थे। बहुत लंबे अरसे के बाद में कैबिनेट से एक मंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, तो हमको ये लगा कि बजट अच्छी तरह से पेश होगा। पर आपने तो जैसे चुनाव में अभी जाने वाले हो और आपका 5 साल का पीरियड खत्म हो गया है, ये पब्लिक परसेप्शन बनाते हुए आपने बजट पेश किया कि बस सिर्फ वाहवाही लेनी है, आंकड़ों में जाना है, शायद कल ही चुनाव है, इस प्रकार का बजट आपने पेश किया। देखिए उपचुनाव में जाएंगे। देखिए आप भी हमारे साथी हैं और सभापति जी, समय मेरा चला जाएगा, मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता, इनका समय आ जाएगा, ये बोलेंगे। अच्छे श्रोता बनो तो अच्छे वक्ता भी बनेंगे। और आप जो बोल रहे हो तो आपका नोट हो रहा है, आपके लीडर के पास शाम को बात चली जाएगी कि इन लोगों ने पक्ष रखा सरकार का, बोला है, तो उस नोटिंग से पॉलिटिकल कैरियर डेवलप नहीं हो पाता। लेजिस्लेटिव कैरियर जब डेवलप होगा जब आप भी उस बात को सही बात के रूप में बोलोगे और आपके लोग उस बात को देखेंगे, तब जाके लेजिस्लेटिव कैरियर डेवलप होगा। सभापति जी, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं। कुछ 4-5 विभाग है, उनमें क्या कमियां रह गई, आपने कागजों में कैसा लिया, और अभी जब माननीय मंत्री जी वापस जवाब देंगे, जब एप्रोप्रिएशन बिल आएगा और जब डिमांड्स आएगी, तब उन चीजों को ठीक करने का आपका अवसर प्रदान होगा। अगर आप उसको करेंगे तो राज्य के हित में होगा, हमारे भी हित में होगा, सबके हित में होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बजट की स्पीच, आपने 8 फरवरी को जब वित्तीय अनुमान पेश किया, आपने पहली स्पीच अध्यक्ष महोदय के नाम से संबोधित करके आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी पैरा बने, उसमें आपने पिछली सरकार के आलोचना भी निकाल दिए। फिर रोड मैप कहां से आएगा? आपने कल बजट पेश किया, माननीय अध्यक्ष महोदय बजट पेश कर रहे हैं, उसके बाद में जो आपने दूसरा पैरा पढ़ा वो पिछली सरकार की आलोचना से आपने तैयार कर दिया, तो फिर आपका रोड मैप कहां से बन पाएगा? ये नहीं होना चाहिए था। हो सकता है सरकारों ने गलतियां भी रखी होगी, कमियां भी रही होगी, और सबसे बड़ी बात है, मैं नहीं समझता हूं वित्त मंत्री जी उन सब प्री बजट मीटिंग में अगर इन्वॉल्व होते और उसको माइन्यूटली उन मीटिंगों को देखते
और विभिन्न सेक्टर्स के जो लोगों को बुलाया जाता था हर बजट के पहले, उसमें कमी आई है, उन सभी तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया। एक परसेप्शन बन ही नहीं पाया कि बजट की प्री मीटिंग हो रही है। आपने केवल 2 मीटिंगें करवा दी और उसके बाद में ले लिया। माइन्यूटली अगर फाइनेंस मिनिस्टर उसको देखते, उस बजट को माइन्यूटली फाइनेंस मिनिस्टर देखते तो अच्छा बजट दे पाते। और उसमें कमियां कैसे रह गई कि आपको लिखवा के पढ़ा गया। और क्या लिखवाया आपसे कि 50%, 53% आचार संहिता लगने के बावजूद, तो क्या आचार संहिता लगने के बाद में पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे चुनाव का काम नहीं कर रहा था, बजट इंप्लीमेंटेशन में लग रहा था। 53% से ज्यादा तो बोले हमने जो है बजट घोषणा पूरी कर दी और संकल्प पत्र का 45 बिंदु में हमने कंप्लीट कर दी। मैं मान लेता हूं, चलो गलत नहीं लिखा, मैं मान लेता हूं। तो जब आपने सारी चीजें सदन के पटल पे रखी, पीडब्ल्यूडी पानी की, तो आप ये जो 45 आपके संकल्प पत्र के और 53% जो आपने बजट घोषणा पूरी की है उसको भी सदन के पटल पे रख देते। अभी भी मौका है, जब मंत्री जी जवाब देंगे, एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, आप कृपया करके, मेरी ये मांग है आपके माध्यम से कि ये जो इन्होंने कहा है उसको सदन के पटल पे रखे तो हम भी पढ़ सकेंगे 53% कौन सी बजट घोषणा इन्होंने पूरी की है और कौन सी की है। ये मेरा विशेष निवेदन रहेगा। एक दूसरा, सभापति महोदय, 4 विभागों के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने पेयजल में जल जीवन की बात की, माननीय सदस्य भी बन रहे थे, सही बात है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि जल जीवन मिशन में काम जिस स्तर का होना चाहिए था उस स्तर का नहीं हुआ है। मैं खुद कह रहा हूं कि वो काम इतना डिफेक्टिव हो गया है कि पीएचडी की लाइन खत्म हो गई, ये गर्मी गई है, उसमें लोगों ने भगवान के भरोसे पानी पिया है। आपने कंटेंजेंसी प्लान भी, आचार संहिता हट गई, लोकसभा का वोट पड़ गया, उसके बाद में आपने कागजों में वो कंटेंजेंसी प्लान निकाला, लोगों को टाइम पे ट्यूबवेल, हैंडपंप नहीं मिला और उसकी वजह से डिफेक्ट हुआ, ये मैं भी मानता हूं। मगर आपने जब 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है कि हम इसमें पेयजल में खर्च करेंगे, जल जीवन मिशन में 25 लाख परिवारों को हम लोग जो है वहां पानी उपलब्ध कराएंगे, तो ये भी कह देते हैं कि जो गलतियां जो आप हमारे ऊपर थोप रहे कि हमने गलती की, मैं मान लेता हूं हमने की है, मगर उसको कैसे ठीक करोगे आप? वो जो लाइनें नहीं पहुंची है, वो जो 400, 500, 1000 करोड़ के ठेके जो काम चल रहे हैं, वो बराबर पाइपलाइन घरों तक नहीं गई है, उसको आप कैसे ठीक करोगे? ठेकेदार के बिल कैसे पेमेंट हो जाएंगे? आपको ये भी कहना चाहिए था। और मेरी मांग है कि मेरा निवेदन है, छोड़िए उनको, मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय और अब सभापति जी कि इसको वापस उनकी स्पीच में लाया जाए कि हम इस तरीके से इसको टाइम बॉन्ड कर देंगे ताकि करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहा है और लोग बिना पानी अभी भी बैठे हुए हैं, तो वो सिस्टम हमारा कैसे ठीक होगा, वो चीज आपके इस बजट में आनी चाहिए। बनिस्पत के 15,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। और दूसरा, ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, भले किसी पक्ष के हो, हम लोग ग्रीन कॉरिडोर बना दो, 60,000 करोड़ आप रोड पे खर्च कर दो, आप डीपीआर बना दो 400 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट है, मान लिया। मगर गांव में जब कोई चुना हुआ विधायक या सदस्य जाएगा तो उसका सदस्य सबसे पहले ये पूछता है कि हमारे सड़क नहीं है, वो मिसिंग लिंक सड़क का आप क्या करोगे? और वो जो मिसिंग लिंक सड़क की देन थी जिसको हमने 10 करोड़ रुपए किया था और 10 करोड़ रुपए माननीय सदस्य को आवंटित हुए थे मिसिंग लिंक के लिए, जिसके लिए लोग उत्साहित रहते थे कि ये मिसिंग लिंक हमको, जिसके लिए हमारी जवाबदेही होती है लोगों में। आपने वो मिसिंग लिंक को आपने 5 करोड़ आचार संहिता के पहले कैसे लिए, कैसे दिया, आप उस बात को छोड़ो, समय कम है, मैं नहीं जानना चाहता, 5 मिनट में लूंगा सर। आपका संरक्षण चाहता हूं, राज्यपाल अभिभाषण में भी आपने घंटी से, सभापति जी पहले आ गई थी तो घंटी बज गई थी उस समय। मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर जी से मेरा निवेदन है कि इस मिसिंग लिंक को, ये तमाम सदस्य जो हाउस में बैठे हैं उन सब के लिए, आप 10 नहीं, हमने 10 किया था, आप 15 करोड़ करो, जैसे एमएलए फंड आपका 1 से 5 करोड़ हमारी सरकार ने किया था उसी। ये मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों को। और 2 बातें हैं वो कहनी है सभापति जी, आपके परमिशन से मैं कह रहा हूं। आपने उद्योग में एम्बेडकर जी की स्लोगन देके आपने बात तो कर दी और नीचे आपने लिख दिया प्रधानमंत्री जी का कि वोकल फॉर लोकल। अब आप बताओ, आपने बड़ी उद्योगों की तो बात कर दी, हम सीमावर्ती जिले में बाड़मेर हो, जालोर हो, सिरोही हो, पाली हो, जिसके सारे लोग राजस्थान से बाहर रहते हैं, माननीय सदस्य कई यहां से आते, आज वो लोग दक्षिण से, मुंबई से अपनी जगह छोड़ के सब गुजरात आ गए। रोज 20 से 30% ग्रोथ अहमदाबाद में हो रहा है। हमारे बॉर्डर में छोटे उद्योगों की बात करो, बर्तन का उद्योग लगा सके, वो हार्डवेयर का उद्योग लगा सके जो वो ऑलरेडी लगा रहा है, उसकी कॉस्टिंग रिको में आप कम कर दो, उसके प्लॉट की कॉस्टिंग कम कर दो, छोटी यूनिट्स आप काटो, ताकि ये राजस्थान के लोग जो बाहर गए थे वो यहाँ वापस बसना चाह रहे और उद्योग डालना चाहते, उनकी बात उसमें आनी चाहिए। अंत में 2 बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, पशुपालन के बारे में, बहुत जरूरी है पशुपालन।
सभापति जी पशुपालन की बात करें, ऊंट की अपन ऊंट की बात करते हैं, कोई कर नहीं रहा है, मैं कर लेता हूं ऊंट की। तो सभापति जी ऊंट की बात किया आपने, 10 से 20 हजार बढ़ा दिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने नवजात ऊंट को जो शिशु होता है उसको बड़ा करने के लिए 10 से 20 हजार कर दिए, पर आपने राज्य पशु घोषित किया है, वो भी स्वागत हो गया। मगर आप उसने जो उस एक्ट में आप अमेंडमेंट नहीं करोगे तो वो 20 हजार आज लेके उसको बड़ा करेगा, और जब बड़ा होकर जब उसकी आमदनी से उसको कमाने का मौका आता है तो उसका अध्ययन करो कि वो आज क्यों नहीं हो रहा है, ऊंट कम क्यों हो रहे, इसके बारे में आप अध्ययन कीजिए। और पशुपालन में आपने गायों की, गाय तो डायरेक्टरेट राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्टरेट बनाया था गायों के लिए अलग से। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि जो घुमक्कड़ लोग हैं जो पलायन करते हैं गायों को लेके, आप उनके अनुदान की भी बात करो, आप उनको भी अनुदान दो, ताकि वो जो है बरसात में, गर्मी में, सर्दी में घूमता है तो उस अनुदान से उसका भी पेट पाल सके और उन गायों को पाल सके। ये निवेदन है। और अंत में आखिरी मौका, आखिरी बात माननीय वित्त मंत्री जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आपने टूरिज्म की सबकी अच्छी बात की होगी, कंक्लूड कर। हम लोग, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने 2 चीजें कही, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने भी लिखा था, आपने दी। आशा करता हूं कि और भी कुछ जो है जवाब के समय घोषणाएं होगी विधानसभा क्षेत्र के लिए। मगर पूरे स्टेट का, पूरे राजस्थान का एकमात्र पर्यटन स्थल है माउंट आबू, और आपका भी वहां से लगाव है माननीय वित्त मंत्री जी का। वहां के लोग आपको भी स्थानीय मानते हैं विभिन्न कारणों से। और आपने मंदिरों की अभी बात कर रहे थे, माननीय सदस्य जीर्णोद्धार का किया, तो मेरा निवेदन है कि वहां सबसे बड़ा शक्तिपीठ, एकमात्र अपना स्टेट का शक्तिपीठ वहां है, आप उसके जीर्णोद्धार की बात आपने क्यों नहीं की? आपने रामदेवरा जी के जो पैसे अलग अलग दिए, तो रामदेवरा जी की बात आपने क्यों नहीं की? आपने अलग अलग जगह की और बात है, माननीय सदस्य कहेंगे उनके नहीं की, उनके भी नाम उसमें आने चाहिए। और जो धार्मिक नगरी है भगवान शिव का, एकमात्र पूरे मुल्क के अंदर, विश्व के अंदर एक ही मंदिर है जहां अंगूठे की उनकी पूजा होती है, और जो सदियों वर्षों पुराना मंदिर है, आपने उसके जीर्णोद्धार का नाम आपने उसमें नहीं लिया। पिछली सरकार ने 20 करोड़ रुपए वहां पोलो ग्राउंड के लिए दिए ताकि उसका विकास हो सके, राष्ट्रीय 2020 के मैच हो सके और राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के मैच हो सके। वो पूरी डीपीआर बन गई, आपकी सरकार आने के बाद वो काम शुरू नहीं हो पाया, और उसके लिए भी है। इसलिए अंत में मैं आपको इतना ही निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि अभी मौके है ठीक करने के, बनिस्पत के हम इसमें पड़े कि अच्छा बजट दिया और वाहवाही लूटे, जो रह गई है उन त्रुटियों को ठीक करे, कागजों में दिया बजट को खत्म करे। यही मैं आपसे निवेदन करते हुए आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेंद्र पाल मीणा।